Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your lecture 6 for your political science and international relations crash course. अब इस हफ्ते से जैसे कि आपको पता होगा हमने IGP वाला जो कंपोनेंट है which is Indian Government and Politics वाला पार्ट उसकी रिवीजन जो है शुरू कर दी है ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड अगेन IGP वाले पार्ट में ऑफन बच्चों को ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पेरेटिव हो जाता है कि किस तरह से उनके आंसर्स जो हैं GS2 के आंसर से डिफरेंट रहे. पहली चीज़ तो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली विच एंड अप कमिंग अ मोर एनालिटिकल, साथ ही साथ में आप बाय एडिंग names of scholars and plus providing interlinkage with theories अपने आंसर्स को मोर ऑप्शनल मटेरियल बना सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हमने पिछली बार जो है पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्ट्रैटेजीज एक्सेट्रा देखी थी. उसमें आपने देखा होगा हमने किस तरह से स्कॉलर्स को कोट किया है. नाउ इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत आती है कि उन्हें पता नहीं लगता कि कौन से स्कॉलर्स को हम कहाँ पे कोट कर सकते हैं. ठीक है, कि अगर हम आंसर लिख रहे हैं व्हाट आर द स्कॉलर्स दैट वी कैन कोट, व्हाट आर द पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स वी कैन कोट, तो इसलिए अगर आप मेंस 2022 दे रहे हैं तो हमने एक बहुत ही ज़्यादा जो है कंसाइज शीट्स कंपाइल की हैं. फॉर एग्जाम्पल, what are the scholars that you can quote for every thinker in WPT? What are the scholars that you can quote for IPT, IGP में? तो हम ऐसी शीट्स जो है कंपाइल कर रहे हैं और अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो शेयर की है हमने. तो यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दैट PSIR टेलीग्राम ग्रुप एंड गेट दोज शीट्स. ठीक है, जो कि क्विक रिवीजन ऑफ स्कॉलर्स नेम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. तो चलिए आज का जो हमारा सिलेबस है ये कंसर्न करता है सबसे पहले फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इनके अंदर फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, राइट, जुडिशरी, ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राइट, सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा, ये सब जो हैं इस सिलेबस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. तो इसी से जुड़े क्वेश्चंस जो हैं आज 3 क्वेश्चंस को हम देखेंगे. नाउ बिफोर मूविंग अहेड, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2022, एक जो आपको सजेशन में डेफिनेटली देना चाहूँगी इज द आइडिया ऑफ सप्लीमेंटिंग दिस क्रैश कोर्स ऑल्सो विद आंसर राइटिंग. एंड उसके लिए हम लेके आए हैं हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, द टॉपर टेस्ट सीरीज एंड गाइडेंस प्रोग्राम, राइट, जिसके अंदर आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, 4 HLTs एंड 6 FLTs with 360 degree complete evaluation, feedback for improvement, as well as regular guidance on how to further improve your answer writing skills, how to understand structure of an answer, how to comprehend complex questions, ताकि आप maximum possible marks जो है अपने ऑप्शनल में ला सकें. इसके अलावा वी आर ऑल्सो रनिंग द 72 days डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जहाँ पे 72 days डेली आपको जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन पर डे, जो कि आपके लिख के वापस भेजना है, जिसको हम कंप्लीट इवैल्यूएट करेंगे, राइट, एंड आपकी जो है इम्प्रूवमेंट में ये हेल्प लाएगा. नाउ इम्पॉर्टेंटली आपका जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर सिंस जनवरी 2022 भी मिलते हैं. एंड यहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज़ के जो आपका डेली आंसर राइटिंग है, यहाँ पे आपको एडिटोरियल्स की जो कंपाइलेशन की PDFs हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी. ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द 3 क्वेश्चंस जिनको हम आज देखेंगे. तो इनमें से एक है 10 मार्कर विच इज़ अ सिंपल कमेंट. अब आर्टिकल 142 जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, राइट, 2021 में, 2022 में, राइट. सो विद रिगार्ड टू सर्टन केसेस फॉर द स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने 142 का यूज़ किया था. सेक्स वर्कर्स के लिए जो है 142 का यूजेज किया था. आपका पेरारी वलन केस जो है राजीव गांधी असैसिनेशन से जो जुड़े थे उनके रिलीज़ में भी जो है आर्टिकल 142 का यूज हुआ है. तो काफी ज्यादा चर्चा में है, तो इसके ऊपर जो है हम क्वेश्चन देखेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन डील्स अगेन विद अ very hot issue, right, which is your uniform civil code. and the last question जो है डील करता है हमारे पार्लियामेंट के साथ. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द क्वेश्चंस. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया था इज अ कमेंट बेस्ड क्वेश्चन. किस पे हमने किस पे कमेंट करना है? आर्टिकल 142 पे. अब किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट आर्टिकल 142 कि आखिरकार आर्टिकल 142 है क्या, राइट. तो संक्षिप्त वर्ड्स में इन वेरी कंसाइज फॉर्म यू हैव टू पुट इट अक्रॉस दैट व्हाट इज आर्टिकल 142, व्हाट काइंड ऑफ पावर डज इट bestow upon the Supreme Court, right, and what is the importance of this
पावर। ठीक है, बॉडी के अंदर हम यही इंपॉर्टेंस को जो है और इलैबोरेट करेंगे बाय टॉकिंग ऑफ द नीड फॉर आर्टिकल 142, दैट व्हाई वाज इट दैट द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड दिस आर्टिकल टू बी सो नेसेसरी एंड देयरफॉर डिसाइडेड टू गिव सुप्रीम कोर्ट दिस पावर टू डू कंप्लीट justice. Next, obviously, very important in any comment issue, the idea that what are certain problems that have emerged, right? So yes, there was need, importance of article 142, but इसी के साथ साथ surrounding there are multiple issues, multiple points of criticisms. So what are these multiple points of criticism? Those have to be highlighted. Before coming to the concluding part is way forward, how can we balance the need, the requirement, the important things or the important ways in which article 142 ensures fairness in the society, ensures fundamental rights of the people, but at the same time without stepping on the toes of other institutions, as well as ensuring some form of accountability for the people, for the judges who are sitting on the bench while delivering these judgments. Right, तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ. अब आंसर में ऑब्वियसली द फर्स्ट बिट आर्टिकल 142 है क्या. अब हमने ओपनिंग पैरा के अंदर हमने यूज किया है एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल, एक स्कॉलर की आर्ग्यूमेंट, राइट, नीना लाउद, जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लिखा था ऑन द आइडिया ऑफ सब्सटैंटिव जस्टिस, राइट. तो इनका पेपर था रैशनलाइजिंग कंप्लीट जस्टिस अंडर आर्टिकल 142, जिसके अंदर ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि ये जो आर्टिकल 142 है ये एक सोर्स ऑफ सब्सटैंटिव पावर है टू सुप्रीम कोर्ट, राइट. और क्या है सुप्रीम कोर्ट की सब्सटैंटिव पावर जो कि आर्टिकल 142 प्रोवाइड करता है, ये अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ एंड फिल, जिसको वो लेजिस्लेटिव गैप्स बोलते हैं इन द कंट्रीज सेटअप, सो एज टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, राइट. सो जो वल्नरेबल, जो मार्जिनलाइज्ड या फिर कोई जो इफेक्टिव ग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी है, उनके लिए इंश्योर किया जाता है दैट वेयर अदर इंस्टीट्यूशंस फेल, सुप्रीम कोर्ट can step in and ensure that justice is meted out to the aggrieved party as per the Indian Constitution. अब Article 142 you must have read in your GS2. अगर आपने नहीं पढ़ा तो please do read up on it, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था. We had also made an explanatory video on this. अब Article 142 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी jurisdiction को enforce कर सकता है to get across any decree or order to do complete justice in any cause or matter pending before it, right. अब ये वाली जो चीज़ें हैं ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आंसर में आप सिर्फ इतना पार्ट ऐड कर रहे हैं, दिस इज़ मोर देन इनफ. इसके बाद जो है फिलर्स हैं कि बेसिकली पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है उस पर ये लागू होगा. साथ ही में इन सच अ मैनर कि अगर कोई पार्लियामेंट का कोई लॉ एग्जिस्ट करता है, प्रेसिडेंट का कोई ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, उसको फॉलो अप करता हो, एंड ये जो है एनफोर्स रहेगा जब तक से पार्लियामेंट डज नॉट कम अप विद सम लॉ जो कि ये ऑर्डर जिन चीज़ों के बारे में बात करता है वो उनको फुलफिल करे, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस उन्होंने बना दी थी टिल द प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस केम अबाउट to really remove the need for the guidelines because now we had a parliamentary legislation fulfilling the purpose, right. But basically आपने ये line जो है इसको याद रखना है और इसको आपने introduction के अंदर add करना है. Now very importantly, what was the need for Article 142? Now a number of scholars suggest that this Article 142 was required to fill in this constitutional vacuum that had come to exist as far as the Indian polity is concerned. Right now, a number of scholars, including Upendra Bakshi, argue that because of the failure of other organs of the government, that is the legislature and the executive, to perform certain duties towards the masses, towards the vulnerable sections of the population, often the Supreme Court has to take up this mantle, this role of ensuring complete justice, so as to make sure that इन लोगों की बातें जो हैं, इन लोगों की demands जो हैं, इन लोगों की बहुत important जो grievances हैं, वो miss out ना हो जाए. And therefore, Upendra Bakshi says that this evolution and usage of Article 142 may be seen as a response to the lawlessness of the state. The fact that other branches of the government are not able to implement or make such laws that are able to ensure fairness and justice to the masses at large, iske karan the Supreme Court is forced to step in.
Now very importantly, we can refer to a number of examples जहाँ पे the usage of Article 142 has led to the fulfillment of the promises under fundamental rights as well as protection and welfare of the most vulnerable parts of our Indian population. So you might refer to cases such as that of Naman Verma, right, who was a specially abled person जिनको IIT के अंदर की जो डिग्री थी उसकी fulfillment में उन्होंने help किया. Similarly, welfare of sex workers और जो state legislatures है उनकी तरफ जो है contributions दे उसके अंदर जो role play किया. Union Carbide case जो है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वहां पे अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सुप्रीम कोर्ट ने. सो ऑल ऑफ दीज कैन बी सीन एज इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट वर इग्नोर्ड बाय अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, बट बाय द यूजेज ऑफ आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट वाज एबल टू सेफगार्ड द वेलफेयर एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड. Very importantly, we can also relate this issue of Article 142 with the larger Rawlsian theory of जस्टिस. अब जॉन रॉल्स ने क्या बोला था कि जस्टिस जो है पहला वर्चू होना चाहिए हर सोशल इंस्टीट्यूशन का. सो इन फैक्ट आर्टिकल 142 allows the Supreme Court to become and instill this virtue of justice as well as met it out to the people and vulnerable groups in the Indian polity and society. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आप देख रहे हैं स्कॉलर्स के नाम भी जो है कोटेड है, साथ ही में हमने इसको एक लार्जर पॉलिटिकल थ्योरी के साथ जो है वो भी इंटरलिंक कर दिया है. Now, despite this important need that the Article 142 fulfills, there are also a number of issues that have cropped up with its working. Now, what are these issues that have come up? सबसे पहले and most important is the violation of separation of powers. Now, as you may know, separation of powers is seen as a part of basic structure doctrine. Therefore, Gautam Bhatia in fact underlines that 142 article भी कहता है that whenever Supreme Court performs any duties or works as per Article 142, this should be done strictly within its jurisdiction. However, we see in a number of cases, so for example, it can be a case like prohibition of alcohol across state and national highways, which portrayed how Article 142 has gone beyond the jurisdiction, beyond the institutional jurisdiction of the Supreme Court, and has started stepping on the toes of both the legislature as well as the executive. Next, very importantly, is the ignoring of fundamental rights itself. Right now, what happens? Now, again, you can give the example of the same case of prohibition of alcohol. What? कि उन्होंने straight away जो है prohibit कर दिया और उन्होंने बोला कि ये shops का closure होना चाहिए without taking into consideration कि कितना heavy blow जो है right to livelihood को मिल रहा होगा of the people जो कि वहाँ पे काम कर रहे थे. Then very importantly, another issue is that of vagueness. A number of scholars including Pratap Bhanu Mehta and Surit Parthasarthi add that there is no universal or written definition of Article 142 or what it means to do complete justice. So it is completely up to a judge's will to go about how to apply it or how to interpret it. Then very importantly, ये भी माना जाता है कि इसके थ्रू जुडिशियल ओवररीच जो है वो एक जो है सपोर्ट हो जाती है. सो चाहे हम बात करें द कैंसिलेशन ऑफ कोल ब्लॉक एलोकेशन की और अ नंबर ऑफ वेज जब टैक्सेशन लॉज के अंदर जो है इंटरवीन किया है जुडिशरी ने यूजिंग आर्टिकल 142. इट हैज आल्सो कॉज्ड इकोनॉमिक लॉसेस एज वेल एज an overreach and a sort of filling into the role that legislature or the executive are supposed to perform. And इसके कारण अरुण शौरी क्या बोलते हैं that this abject lack of accountability as well as adherence to their jurisdiction has led the judicial activism to become extremely exhibitionist and opportunist in nature. Then obviously is the issue of unaccountability. Now you might be saying that you're trying to do complete justice, but the fact remains that judges are what? Judges are appointed. They aren't elected, and therefore they are in no way responsible or accountable to the people at large. And because of this unaccountable nature of judiciary leads to problems when Article 142 is used to supplement the work of an institution which is elected, democratic and responsible in nature, that is your parliament, which Supreme Court is not. Right?
Now, how can we resolve this issue? How do we go about it? What is the way forward? This should be a conclusion. के वेणुगोपाल जो है ऐड करते हैं that there needs to be strict guidelines जिनको फॉलो किया जाए ताकि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस जो है मेंटेन करके रखा जा सके as far as the usage of Article 142 is concerned. Then very importantly, whenever Article 142 is being used, it is very important, another suggestion has come, that such cases should be referred to a constitution bench. जिसका मतलब क्या है, at least minimum 5 judges जो है उस पे बैठेंगे जिसके through arbitrariness of a judge can be kept in check. Then very importantly, के वेणुगोपाल further propose करते हैं that जहाँ पे भी a court invokes Article 142, there should be a white paper which should be prepared जहाँ पे the government can analyze both the benefits as well as negative effects of the judgment that the Supreme Court has given after say 6 months after the case has been done away with. Last but not the least, Ninad Laut suggest करते हैं that the courts themselves, to add some form of accountability and responsibility, should provide for a rational justification that why is it that they delivered such a judgment so as to ensure complete justice so that even the masses can hold them accountable. Right? On this note, our first question का आंसर hopefully आपको समझ में आ गया होगा. आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं इन स्कॉलर्स की, बिकॉज अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इनको अगेन कोट कर सकते हैं. Then very importantly, let's move on to the second question. The second question says, the lack of uniform civil code in India is undercutting the chances of an overall development of the Indian society. Comment. अब ये जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा एक मैं बोलूँगी थोड़ा हार्डर क्वेश्चन है, काफ़ी एक एनालिटिकल क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि यूसीसी क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है दैट हाउ इज इट that the lack of uniform civil code is impeding development of the Indian society. तो आपने इसके ऊपर जो है कमेंट करना है, एंड कमेंट में आपने अपनी राय देनी होती है, पर चाहे जितनी मर्जी राय दीजिए आप आंसर में. ए, इट शुड बी बैक्ड बाय scholarly arguments, and secondly it shouldn't be too politicized, so there needs to be a balanced answer जहां अपने व्यूज देते हुए आप काउंटरिंग ओपिनियन जो है उसको मद्देनजर भी रख सके एंड एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड जो है वो सजेस्ट कर पाए. नाउ इन द इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली यू शुड टॉक अबाउट कि यूसीसी होता क्या है, राइट, यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिरकार है क्या, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई है, और अगर की गई है किस तरह से की गई है आपको पता होना चाहिए. डीपीएसपी के अंदर जो है ये मेंशन्ड है. Then in body we should be firstly addressing the statement that has been listed out of the question कि basically UCC ना होने के कारण क्या Indian society impede है in its development, and if it is impeded, what are these areas that have been hurdled, or what are these areas where development is lacking due to the lack of uniform civil code. Then obviously, despite the fact that there may be issues in development of the Indian society, why is it that UCC hasn't been implemented? Right? There must be some reasons, and that is why UCC जो है अभी तक नहीं लगाया गया है. And lastly, way forward, what should be done? Right? What is the future path with regard to the application of Uniform Civil Code and its suitability to the Indian society? Right, now in the introduction, as I have said, we should talk about सबसे पहले Uniform Civil Code. Now again, very importantly, Uniform Civil Code is also something which isn't really inherent to the Indian society, because Indian society has always been extremely diverse with a number of mores and norms जो कि हर community अपने हिसाब से follow करती आती है. So UCC also is not an Indian but rather a European concept जो कि emerge हुआ था in around the 17th century in Europe. Right? This in fact stemmed out of the way in which negative secularism came to be conceptualized in Western Europe. क्या होता है negative secularism? A complete break between the public and the private, wherein the religion has no role to be played in the public sphere at all. तो ये UCC था, ये इसी से निकल के आया था एंड जुड़ा था very importantly to the coming up of universal citizenship in the Western European states. So now because religion was relegated to the private sphere, citizenship जो कि आपके public sphere का हिस्सा है, ये uniform law आपको provide करती थी when it came upon their civil matters also. So matters like marriage, divorce,
adoption, deaths, anything and everything to do with your civil part of life was also governed by a uniform law, irrespective of what religion, ethnicity, race, gender, etc. you came from. Now when it comes to India, considering कि इंडिया की जो सोसाइटी एंड ट्रेडिशन है hasn't really seen uniform civil code ever, तो इंडिया के अंदर ये पहले पार्ट नहीं बनाया गया, पर आर्टिकल 144 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर स्टेट के ऊपर एक गाइडलाइन दी गई कि स्टेट जो है कोशिश करेगा टू प्रोवाइड इट्स सिटीजन्स विद अ यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट इज अ कॉमन लॉ जो कि सिविल रिलेशंस को गवर्न करे, इंक्लूडिंग दोज ऑफ मैरिज हो गई, प्रॉपर्टी की सक्सेशन हो गई, डिवोर्स हो गया, इन सब के अंदर. इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, क्रिमिनल लॉ इन इंडिया जो है यूनिफॉर्म है इन नेचर, राइट? तो regardless of whether if you commit a murder under similar conditions, nobody cares what your religion is, what your race is, what your ethnicity is, the same law will be applicable to you. However, when it comes to civil relations or such matters जो कि आपकी कुछ private relations को साथ भी जो है जुड़े होते हैं, वहाँ पे uniformity नहीं है, वहाँ पे आपके खुद की religion and community laws जो हैं often उन civil relations को govern करते हैं. Right, now we come to the main body part, right, that how is it leading to an undercutting of overall development of the Indian society, how is it impeding the development of Indian society. Now सबसे पहले is the issue of constitutional morality and its violation. Now this issue was also cropped up during the Sabrimala judgment, right? And importantly, the case pending before a constitutional bench which includes the women's rights. ठीक है, अब यहाँ पे जो है जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ ने वेरी इंपॉर्टेंटली ऑब्जर्व किया था कि जो कॉमन सिविल कोड है, वेरी इंपॉर्टेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, मोरालिटी है एंड कुछ ऐसे वैल्यूज एंड नॉर्म्स है जो कि नेशन को एक साथ बांध के रखते हैं एंड इंश्योर करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसके लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Why? Because the lack of it infringes upon the equality before law जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के तहत प्रोवाइड किया गया है. मोर ओवर ये भी माना जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ना होना ऑल्सो एंड्स अप डेंटिंग द सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी बिकॉज सर्टन से बैकवर्ड लॉज with respect to certain communities might still be in existence because there is no uniform civil code. In fact, इसी के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंडरलाइन किया था the need to bring about such a UCC by praising the Jose Paulo Coutinho judgment में गोवा के अंदर which has some form of uniform civil code, वहाँ पे भी complete नहीं है, but whatever form of uniform civil code that exists in Goa, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक shining example जो है टर्म किया था. Then very importantly is the issue of gender justice. आप सबरीमला जजमेंट को कोट कर सकते हैं, ट्रिपल तलाक के इशू को कोट कर सकते हैं, ठीक है. साथ ही साथ में वेरी इंपॉर्टेंटली जो पेंडिंग केसेस है, चाहे वो पारसी विमेन की प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो, जेनिटल म्यूटिलेशन हो अमंग्स द बोरा मुस्लिम विमेन, ये सब जो है इंपॉर्टेंट इशूज आ जाते हैं. नाउ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूसीसी, ऑफन द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स विद इन लार्जर कम्युनिटीज हैपन टू बी ऑप्रेस्ड by such community driven laws and mostly जो है ये कौन होते हैं, इधर आपके lower caste और your women. अब lower caste के लिए a number of new progressive laws were brought into being, right? आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में भी जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, साथ ही साथ में अनटचेबिलिटी जैसे जो सोशल इवल थे इनको बैन किया गया था. अ नंबर ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज हैव बीन ब्रॉट अबाउट टू एंश्योर अपलिफ्टमेंट ऑफ lower caste. However, when we see the practicalities in existing society, we see casteism still at work, we see discrimination still at work, we see violence against lower caste still at work, and the same also applies to the case of women who often bear the brunt of community honor and therefore are often oppressed by the usage of certain religious community personal laws, right? So in the fight for equality for women, in the fight for equal application of fundamental rights for women, right, wherein they say कि when it comes to women, उनके article 14, 19 के अंडर के जो rights हैं वो एक तरह से affect हो रहे हैं, impact हो रहे हैं by the workings of these personal laws and codes जो कि community wise exist करते हैं.
Then very importantly is the lack of simplification of laws. Now there are a number of personal laws in the civil relations which exist. So for Muslims there is the Sharia law, there is Hindu code bill which governs the Hindus, then for Christians there is a separate one, Zoroastrians ke liye there's a separate one. So the existence of so many laws adds to complexity, confusion and inconsistency when it comes to judgments regarding personal matters, जिसके कारण judgment जो है और delay हो जाती है, justice deny हो जाती है, and often people are left feeling extremely right, people are left feeling extremely that they've been treated extremely unfairly. Why? Just because say someone belongs to a certain community, उनके लिए कोई चीज़ें, कुछ rights जो हैं उतनी implement नहीं होंगी जितनी से एक second person के लिए हो जाएंगी. ठीक है, यही एक आइडिया जो है शाह बानो जजमेंट में जो है निकल के आया था. दैट्स से जो मेंटेनेंस है जो कि मुस्लिम वुमेन को मिलनी चाहिए पोस्ट मैरिज वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर कम्युनिटीज, बिकॉज their idea, their rules, their lives are being molded by personal laws जो कि बाकी women of different communities पे जो है apply नहीं करते थे. Then very importantly, because of this reason, because of the widespread differences, diversity and complexity, national integration जो है वो भी elusive हो जाती है. तो सुप्रीम कोर्ट जो है काफ़ी critical था in the government's failure to ensure the implementation of uniform civil code in 1985 जब शाह बानो जजमेंट आई थी. अगेन इन सरला मुदगल केस उन्होंने इस चीज़ को अंडरलाइन किया था एंड बोला था that over time UCC, because everyone will be treated in the same manner, this will help up in the idea of national harmony and integration. ठीक है, तो वो कहते हैं that even though separate rights to minority religious communities have been given to live with dignity, however जो UCC है वो essential हो सकता है national integrity के लिए, particularly also to ensure equal availability of rights for one and all in the country. Now, despite all of these issues, why UCC has still not been implemented, or what is the flip side, right? That why is UCC actually not as advantageous as people claim it to be? ठीक है, तो इसके 2-3 पहलू आपको याद रखने चाहिए. तो कुछ तो पॉलिटिकल रीजंस है जिसके कारण यूसीसी नहीं इंप्लीमेंट हुआ है, एंड देन कुछ बहुत ही रैशनल सोशल रियलिटी से जुड़े रीजंस हैं जिसके कारण यूसीसी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है. सबसे पहले तो अ नंबर ऑफ माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम्स कंसिस्टेंटली अपोज यूसीसी. व्हाई? बिकॉज दे फील कि एक रिलीजन की, उनकी जो कम्युनिटी की आइडेंटिटी है जो कि प्रॉमिस किया गया है उसका सेलिब्रेशन वाया द आइडिया ऑफ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म इन द प्रीएम्बल एज वेल एज थ्रू आवर रिलीजियस एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ये उनको जो है अंडरमाइन कर देगा. ठीक है, तो हमारी जो रिलीजियस फ्रीडम्स है विच हैव बीन ग्रांटेड टू अस अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर जो ये ग्रुप राइट्स है ये उनको अंडरमाइन करेगा. साथ ही में उपेंद्र बख्शी कहते हैं that it's not just the religious minorities, but in fact even in northeastern part of India there are a number of tribal customs and tribal community से जुड़े कुछ personal laws जहाँ पे again state जो है interfere नहीं करता है. Right, so उपेंद्र बख्शी says that rather than making UCC just about say Hindu-Muslim debate, you also have to take the larger scenario in mind. So we do not have enough and adequate knowledge about say tribal customs, about their personal laws to make a UCC that will be equally acceptable by them as well. Right, तो एक बहुत ही ज़्यादा practical problem है that Bakshi points out. Then obviously is the more political issue that a lot of scholars point towards, that is of politics of appeasement. So in the Shah Bano case of 1986 ये बोला गया था that rather than making a step forward towards UCC, what had happened was that the Muslim Women Act of 1986 was enacted, which sort of kept the Muslim women away from the maintenance after divorce जो कि say a number of other women of other communities end up enjoying. So a number of critics of the Indian secularism including T.N. Madan, Ashish Nandi saw this as a form of appeasement rather than ensuring some form of reforms in a step-by-step basis across communities in इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये नाम भी कोट कर सकते हैं टी.एन. मदान का एंड आशीष नंदी का. देन वेरी इंपॉर्टेंटली इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्ग्यूमेंट दैट यूसीसी की एप्लीकेशन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिबेट विद रिस्पेक्ट टू द टग ऑफ वॉर बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब यूसीसी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 44 which falls under DPSP, which is technically not enforceable, right? These are just mere guidelines. On the other hand, आपके articles 25 to 28 which guarantee religious freedom are a part of fundamental rights which are
bound by enforceability as well as by Article 32, जो कि इंश्योर करता है that सुप्रीम कोर्ट इनका ध्यान रखे और इनको प्रोटेक्ट करके रखे. So the coming in of UCC and the taking away of religious and personal laws is a very very sensitive matter and also deals कि किस तरह से fundamental rights की ये erosion को cause कर सकता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे लॉ कमीशन भी जो है आ जाती है और वो कहते हैं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी डिबेट देखते हैं, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइंग यूसीसी इन इंडिया. इन फैक्ट इट इज फॉर दैट रीजन दैट इट वाजंट मेड अ पार्ट ऑफ से फंडामेंटल राइट्स, बट इन फैक्ट वाज केप्ट विद इन डीपीएसपीज बिकॉज मे बी द इंडियन सोसाइटी वाजंट रियली रेडी फॉर इट देन. Then very importantly, in conclusion, we have to talk about way forward, that we've seen how it's impeding development. We've also seen why it hasn't been implemented. So how do we deal with this? सबसे पहले जोया हसन का आप आर्ग्यूमेंट जो है इसके बारे में बात कर सकते हैं. वो कहती है that there is the need कि step by step आप more secular laws जो है लेके आइए, especially for the most vulnerable sections of population across communities, right? In fact, she says that such an idea was advanced as early as 1945 जब ये कहा गया था कि UCC can be made optional, so the communities that are ready to come under the umbrella of UCC can start coming under it, and slowly as intra-community reforms happen, more communities can end up joining under this UCC. यहाँ पे भी आप राजीव भार्गव जो हैं उनकी आर्ग्यूमेंट को भी आगे रख सकते हैं, जो कि कहते हैं that UCC is something that should come from intra-community reform and acceptance rather than following a top-down approach which will only lead to masses feeling disgruntled. यहीं पे फ्लाविया आग्नेस भी जो है आर्ग्यू करती हैं फ्रॉम, सो नाउ दीज टू आर वेरी ह्यूज फेमिनिस्ट ऑल्सो. सो फ्लाविया आग्नेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर जस्टिस अब आर्ग्यूमेंट आगे रखती है कि देखिए यूसीसी को हम एक सिंपलिस्टिक मैनर में नहीं देख सकते दैट यू नो ऑल माइनॉरिटी विमेन आर ऑप्रेस्ड एंड देयरफॉर उनके लिए हमने ऐसे लॉज बनाने हैं. वो कहती है ये जो पूरा यूसीसी का आइडिया है ये मच मोर कॉम्प्लेक्स है. यूसीसी में आप किस तरह के लॉज बनाते हैं, किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं वेरियस डाइवर्स कम्युनिटीज के सेंसिटिव मैटर्स को भी, तो ये बहुत ही डिटेल्ड एंड कॉम्प्लेक्स मैटर है. तो इसको सिंपली रिड्यूस नहीं कर देना चाहिए दैट यूसीसी विल लीड टू विमेन एम्पावरमेंट and personal laws necessarily lead to disempowerment of women, right? So she says that this debate has to be tackled in a more sensitive manner and a more thought out solution is required than a simple application of the Uniform Civil Code. Then very importantly, even the Supreme Court in the Sarla Mudgal verdict had said कि UCC की implementation necessary है, but again ये superimpose नहीं किया जा सकता. This should only be implemented when adequate social conditions exist. Very, very importantly, even the Law Commission in its report has suggested that yes, at the present moment, it is best to preserve the diversity of personal laws, and in the current stage of Indian society, the Uniform Civil Code is neither necessary nor desirable. ठीक है. साथ ही साथ में सुनील कंवर सिंह जो है यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि जरूरी है बिफोर एनी फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इम्प्लीमेंटेड दैट देयर इज अ वाइड स्प्रेड पब्लिक कंसल्टेशन सो दैट द ओपिनियन एंड व्यूज ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू make the UCC more acceptable, make it more legitimate, as well as to reduce the conflicts that may arise out of the application of UCC. ठीक है. तो एट द एंड ऑफ द डे आप जो है एक कंक्लूडिंग रिमार्क जो है लिख सकते हैं कि ज़रूरी है कि हम अपने पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को भी प्रोटेक्ट करके रख सकें, एंड देयरफॉर यूसीसी रिक्वायर्स कि सोशल एंड पॉलिटिकल कंसेंसस जो है बन सके, सोशल कंसेंसस इन द सोसाइटी एंड ऑल्सो पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस इन आवर लॉ मेकिंग बॉडीज टू इंश्योर कि यूसीसी जो है रिफ्लेक्ट करता है द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को भी, एंड एट द सेम टाइम जो राइट्स हैं, जो इक्वल राइट्स हैं ऑफ ऑल कम्युनिटीज एज वेल एज द वल्नरेबल सेक्शंस देयरइन, उनको भी प्रोटेक्ट करके रखता है. Right now we come very importantly to the last question of the day, which deals with the working of Indian Parliament. Now again this was something जो कि COVID-19 के दौरान throughout news में था, तो बहुत ही important हो जाता है. Now this question says, the Indian Parliament has a central role to play in Indian democracy. However, in recent years, there is a debate regarding the declining standards of Indian Parliament. Identify the challenges faced by the Indian Parliament and suggest measures to overcome the same.
सो बड़ा क्वेश्चन लगता है, बट एक्चुअल में जो कोर चीज है वो क्या पूछ रहे हैं? सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि क्या इश्यूज है, Why is it that इंडियन पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है उसके अंदर हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है? सो व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर लीडिंग टू दिस डिक्लाइन, एंड सेकेंडली हाउ डू वी रेमेडी दिस डिक्लाइन? That is the second part. So once you answer both these parts, your question will be well attempted. Again, you will have to remember to quote data, to quote scholarly arguments, to quote various reports जो कि आपकी arguments को substantiate कर पाएंगी to make your answer a good answer. ठीक है, obviously you can start by introduction by pointing out the importance of parliament, right? हमने parliamentary democracy जो है उसको एक्सेप्ट किया था एज आ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एंड किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने रेफर किया है इसको एज द मैजेस्टी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, है तो कितनी एक इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक इंस्टीट्यूशन है टू द वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में. देन ऑब्वियसली यू कैन गो टूवर्ड्स द पॉइंट्स, द वेरियस पॉइंट्स जिनके थ्रू हमें डिक्लाइन इन द फंक्शनिंग और द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट वो हमें देखने को मिलते हैं, राइट? तो कौन कौन से चैलेंजेस है जो कि इनकी फंक्शनिंग में आ रहे हैं, आप उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं, राइट? तो चाहे वो क्रिमिनलाइजेशन में हो, डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशन हो, अगेन इन जो स्क्रूटिनी ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज का डिक्लाइन है उसके अंदर हो, द लैक ऑफ क्रेडिबल ऑपोजिशन हो, द इशू सराउंडिंग द पोलिटिसाइजेशन ऑफ स्पीकर हो, तो इन सारे पॉइंट्स को जो है, इन सारे चैलेंजेस को आप लिस्ट आउट कर सकते हैं. Then very importantly you have to suggest certain remedial measures and in the end conclude the answer with a small concluding statement or a way forward. Now in the introduction we have talked about कि किस तरह से, now this is something which is completely up to you, but यहाँ पे मैंने आपको again interlink करके एक थ्योरी के साथ बताया हुआ है. So in case आपको कोई स्कॉलर याद नहीं आता है, you can refer to certain theories, you can interlink with certain political theory to ensure कि आपका आंसर जो है सिर्फ एक GS2 का आंसर बनके नहीं रह जाता. तो हम बात करते कि किस तरह से the idea of new institutionalism, particularly the work of March and Olson के कारण जो study of institutions has been revived again. Why? Because these institutions constitute a backbone to the political system of countries across the world. When it comes to India, a more scholarly led introduction जो कि आप यूज कर सकते थे is this one, जहाँ पे दिवेश कपूर and प्रताप भानु मेहता in their work highlight the important role that the Indian Parliament plays both as an institution of accountability, right, ensuring that the executive is accountable to the legislature as well as the people at large, as well as an institution of representation. So we've seen how representation in the parliament has become more diverse, has become wider in scope, right, especially with the coming in of people from diverse backgrounds, marginalized sections of the society, right? इन सबको जो है इंडियन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ने जो है इंश्योर कर पाए हैं by what we call, जो योगेंद्र यादव बताते हैं, as democratic upsurge. ठीक है, तो अगर आपकी इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आता है, आपने योगेंद्र यादव का डेमोक्रेटिक अपसर्ज का फिनोमेना जो है बिल्कुल भी नहीं भूलना. ठीक है, यहाँ पे ह्यूविट की आर्ग्यूमेंट, वैलेरियन रॉड्रिगेज की आर्ग्यूमेंट, योगेंद्र यादव तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है. इन सारे स्कॉलर्स के नाम आपने याद रखने हैं. ठीक है, तो दिवेश कपूर ने पॉइंट आउट किया है कि पार्लियामेंट दोनों ही एक इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, एक इंस्टीट्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज वेल एज एक इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, मेकिंग इट देयरफॉर द बैकबोन ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल डेमोक्रेसी. However, over the years हमने क्या विटनेस किया है, हमने एक डिक्लाइन विटनेस किया है इन द फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ड्यू टू अ नंबर ऑफ चैलेंजेस जो कि ये फेस कर रहे हैं. व्हाट आर दीज चैलेंजेस नाउ? सबसे पहले इज द इशू ऑफ इंक्रीज्ड क्रिमिनलाइजेशन. ना यहाँ पे अगर आप ADR की रिपोर्ट को जो है रेफर नहीं कर रहे, इट इज अ वर्क हाफ डन, राइट? ADR के रिपोर्ट्स आपको अभी तक पता होनी चाहिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उनके कुछ जो लेटेस्ट डेटा है उनको आप याद रख लीजिए एंड उनको आप कोट कर सकते हैं. तो ADR की रिपोर्ट हमें बताती है दैट हाउ द 2019 में आई हमारी 17th लोकसभा जो है, इसके अंदर द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है
हैं जो कि सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लाइक रेप, किडनैपिंग, मर्डर विटनेस कर रहे हैं, क्लोज टू 43%, राइट। सो सिंस 2004 ऑनवर्ड्स अब जो है हाईएस्ट नंबर हम विटनेस कर रहे हैं, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली अनदर चैलेंज दैट द इंडियन पार्लियामेंट इज फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स फंक्शनिंग इज द फॉल इन डिबेट्स एंड डिस्कशन. Both B.L. Shankar and Valerian Rodrigues, in their very important work, The Indian Parliament Democracy at Work, have talked about this fall in deliberation. Now, यहाँ पे आप more recent examples भी दे सकते हैं. For example, 2020 के अंदर यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि किस तरह से COVID-19 की onslaught ने further hamper कर दी थी the decline of this discussion उसको. किस तरह से क्वेश्चन आवर विच इज पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जहां पे हम बहुत ही एनिमेटेड डिस्कशंस देखते हैं, इसको स्क्रैप कर दिया गया था इन द 2020 मॉनसून सेशन. विंटर सेशन 2020 का हुआ ही नहीं, एंड इवन द बजट सेशन ऑफ 2021 वाज रिड्यूस्ड बाय 2 weeks बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल कैंपेनिंग एज वेल एज COVID-19. राज्यसभा जो है 2015 टू 2019 में सिर्फ 40% ऑफ द टाइम जो है जो एलोकेट किया गया था फॉर क्वेश्चन आवर, उसमें उन्होंने फंक्शन किया. इनफैक्ट क्रिस्टोफर जैफेलट ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट इवन द नंबर ऑफ एड्रेसेस बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द पार्लियामेंट हैव ऑल्सो बीन रिड्यूसिंग. फ्रॉम 2014 टू 19 प्राइम मिनिस्टर ने क्लोज टू जस्ट 3.6 एड्रेसेस पर ईयर दिए पार्लियामेंट को, से वर्सेस समवन लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने अपने टेन्योर के टाइम पे क्लोज टू 17 एड्रेसेस जो है दिए थे टू द पार्लियामेंट. इवन M.R. माधवन जो है इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ व्हाट ही टर्म्स इज द एब्डिगेशन ऑफ द ओवरसाइट रोल ऑफ द पार्लियामेंट. और ये ओवरसाइट कैसे करते हैं वो वाया डिबेट्स एंड डिस्कशंस, राइट. तो वो बात करते हैं कि किस तरह से COVID-19 के दौरान जो है बिल्कुल भी नहीं मिली पार्लियामेंट. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली द क्विक मैनर इन विच बिल्स लाइक the amendment of the NCT of Delhi amendment bill of 2021 और the tribunals का जो reform bills था, कितनी जल्दी in a matter of days जो है पास कर दिया गया without any kind of substantive debate और discussion, जिसके कारण ये जो executive actions या bills हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी oversight parliament नहीं रख पा रहा. What is the way of keeping an oversight is via debate, discussion, via measures like क्वेश्चन आवर etc. ठीक है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज जिसके कारण डिक्लाइन इन फंक्शनिंग आ रहा है इज द इंक्रीज यूज ऑफ ऑर्डिनेंस पावर्स ऑल्सो. 1950s के डेटा के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. जब अराउंड 7 ऑर्डिनेंसेस एवरेज आउट करती थी इन अ ईयर, देयर हैज बीन अ ह्यूज स्पाइक. अगर हम 2019 की बात करें तो देयर वर क्लोज टू 16 ऑर्डिनेंसेस अ ईयर, एंड 2020 में दिस हैड फर्दर इंक्रीज टू दिस हैड मार्जिनली रिड्यूस्ड टू 15 ऑर्डिनेंसेस इन अ year. This leads to what? Because these aren't laws that are passed by the legislature, and these ordinances are basically passed under Article 123 by the President, technically because the Prime Minister and the Council of Ministers have asked him to do so. This again reduces legislative oversight and therefore accountability of the executive to the people at large. Then very importantly, another challenge is the low utilization of committees. अब लोकसभा के अंदर पूरी पार्लियामेंट में there are a number of committees जो कि एग्जिस्ट करती हैं, तो कि दोनों ही प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एक बार अगर बिल आ जाए तो भी आप ऐसी कमिटीज को जो है कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं टू लुक इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ सच बिल्स एंड स्क्रूटनाइज देम further. Now importantly, there has been a huge reduction in the number of bills that have been sent to these communities, जहां पे यहाँ जो आपके जो बिल्स हैं 17th लोकसभा के अंदर, जो आपकी 16th लोकसभा में थी, उसके अंदर जस्ट 25% ऑफ द बिल्स वर रेफर्ड टू योर लोकसभा के जो बिल्स थे दे वर रेफर्ड टू सच कमिटीज. 17th लोकसभा में और भी ज्यादा ये डिक्लाइन हो गया है. सो 17th लोकसभा इवन तो अभी उनका हाफ ही टर्म कंप्लीट हुआ था, नहीं तो जनवरी 2022 तक अभी तक हाफ ही टर्म जो है उनका पूरा हुआ है. उस हाफ टर्म में ही उन्होंने ऑलमोस्ट 100 लॉ जो है पास कर दिए, कंपेयर टू से या सेकेंड यूपीए का रेजिम जब पूरे उनके टर्म में 133 लॉज जो है पास किए थे. नाउ चक्षु रॉय सेज दैट दिस इजंट नेसेसरली अ गुड थिंग. व्हाई? बिकॉज कमिटीज को ये रेफर नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो टेक्निकलिटीज हैं उनके ऊपर नजर नहीं डाली जा रही एंड एडिक्वेट स्क्रूटनी भी नहीं की जा रही, राइट. सो ही सेज दैट देयर आर सच टेक्निकल बिल्स, राइट. सो इफ यू लुक एट द 10% reservation for EWS, huge social implications. Similarly, the linkage of electoral rolls to the Aadhaar card again can have massive
repercussions both technical as well as social. So आपकी committees जो है ज़रूरी था कि इनको वो scrutinize कर पाए, because A, not all members of parliament have the adequate expertise, nor do they have enough time to actually look at these nitty-gritties. And क्योंकि उनके पास adequate time नहीं है और आप इन committees के पास भी नहीं भेज रहे हो, तो obviously एक massive decline जो है witness किया जाएगा. तो यहाँ पे आप ये MPs वाला point भी जो है add कर सकते हैं कि MPs जो है because of lack of education भी आप बोल सकते हैं, and plus even if you're educated you can't have expertise on all matters, right, as well as the technical details जो कि ये bills जिनके साथ deal करते हैं. Then obviously despite the passing of anti-defection law also the consequences have been much worse, right. The coming in of the anti-defection law, उसके कारण क्या हुआ है that एक जो opinions है, जो freedom of speech है, the freedom of opinion of a number of members of parliament जो है वो curtail हो गई है. Why? Because उनको जो है वो often blackmail कर सकते हैं, arm twist कर सकते हैं, threaten कर सकते हैं कि हम आपको defection के नाम पे जो है बाहर निकाल देंगे अगर आपने party line को जो है टो नहीं किया. Another major challenge that exists for the parliament is often the partisan role of the speaker. Now, unlike the British parliament where the speaker is completely neutral and has to give up the party membership, this is not the case with India, and often in terms of defection, suspension of MPs, कोई बिल जो है मनी बिल है या नहीं, यहाँ पे जो आपके स्पीकर हैं एक बहुत ही पार्टिजन रोल जो है प्ले कर सकते हैं. ऐसे मुद्दे जो कि उभर के आए थे इवन विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंट बिल्स लाइक योर आधार. ठीक है. इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली अनदर मेजर इशू दैट द पार्लियामेंट हैज बीन फेसिंग इज द लैक ऑफ अ क्रेडिबल ऑपोजिशन. ना बोथ कपूर एंड मेहता हाईलाइट कि किस तरह से ऑपोजिशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल. सिमिलरली इवन मॉरिस जोन्स ने बात की है कि किस तरह से जो वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ऑन द बैलेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज. तो जब कोई एक सिंगल पार्टी इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग इन पावर हो और ऑपोजिशन इतनी ज़्यादा वीक हो, द वेरी स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विच इज़ टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाती है. ठीक है. सो दीज आर ऑल चैलेंजेस एंड पॉइंट्स ऑफ डिक्लाइन जो कि आप बात कर सकते हैं. नाउ वी कम टू द इंपॉर्टेंट बिट इज हाउ टू रिस्टोर द हेल्थ ऑफ द पार्लियामेंट. राइट. तो यहाँ पे नेशनल रिव्यू टू नेशनल कमेटी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आई थी, उन्होंने अ नंबर ऑफ सजेशंस जो है आगे रखे थे. सबसे पहले उन्होंने बोला था कि एक चीज जो कि बहुत ज्यादा मिसिंग है इज आपके अ मिनिमम नंबर ऑफ डेज और द मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग्स जो कि पार्लियामेंट की होनी चाहिए. अब कोविड-19 के दौरान आप ये चीजें भी लिख सकते हैं कि इस नंबर ऑफ सिटिंग्स के अंदर कितना मैसिव डिक्लाइन आया था. इनफैक्ट PRS का डेटा हमें बताता है कि 2020 में देयर वर जस्ट 33 सिटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. विच इज वेरी वेरी डिसमली लो, हिस्टोरिकली लो. इनफैक्ट बाकी जो पार्लियामेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड थी दे डिवाइस न्यू मीन्स, वर्चुअल मीन्स ऑफ कंडक्टिंग सेशंस, वेयर इज इंडिया के अंदर जो है उन्होंने नहीं किया था. राइट. तो दिस लैक of ability to adapt to new means, virtual means was also a major challenge जो कि witness किया था आपकी पार्लियामेंट में. ठीक है. तो आप नंबर ऑफ और पॉइंट्स जो है ये भी और डाल सकते हैं, जैसे कि अब मैंने आपको बता दिया कि सिटिंग नंबर ऑफ सिटिंग जो है वो लिस्टेड आउट नहीं है. आप देख सकते हैं, आप ये भी बात कर सकते हैं जो रिसर्च स्टाफ है पर MP वो कोई जो है बहुत ही लो है. एडिक्वेट रिसर्च स्टाफ जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता. जो सेक्रेटेरिएट्स का काम है दोनों ही राज्यसभा एंड लोकसभा का वो बहुत ज़्यादा है. मोर एम्प्लॉयमेंट नीड्स टू बी जनरेटेड एंड a good research based people need to be employed in these secretariats ताकि वो जो काम है ऑफ रिसर्च एंड लेजिस्लेटिव पॉलिसी के ऊपर रिकमेंडेशंस देना वो भी बेहतर बन सके by the employment of such experts in these areas to help members of parliament with the same. ठीक है. तो ये 2-3 और पॉइंट्स भी जो है आप ऐड कर सकते हैं. ऑलवेज रिमेन्स अ स्कोप टू ऐड मोर पॉइंट्स. ठीक है. तो नेशनल कमेटी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी यही पॉइंट ऐड करती है कि आप जो है एक मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग्स जो है फिक्स कर दीजिए, 120 फॉर लोकसभा एंड 100 फॉर राज्यसभा टू इंश्योर कि सिटिंग जरूर हो. देन वेरी इंपॉर्टेंटली एक और सजेशन वो देते हैं, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होनी चाहिए जो कि अलाउ करती है पार्लियामेंट को टू कन्वीन एट द रिक्वेस्ट एट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ MPs. तो एक कोरम के बेसिस पे रादर देन प्रेसिडेंट ओनली कॉलिंग द पार्लियामेंट टू सिट, अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है से कोरम ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रिक्वेस्ट कर देते हैं या कॉल कर देते हैं फॉर द पार्लियामेंट टू कन्वीन, तो वो अलाउड होना
चाहिए। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे कि ब्रिटेन के अंदर एक शैडो कैबिनेट एग्जिस्ट करता है, वैसे ही इंडिया में भी होना चाहिए। साथ ही साथ में पीएम के लिए स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन टाइम होना चाहिए जहां पे द प्राइम मिनिस्टर आंसर्स क्वेश्चंस दैट हैव बीन पोज्ड अक्रॉस ऑपोजिशन पार्टीज टू हिम टू एंश्योर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, जो डिसरप्शंस होती हैं, जो हैवक कॉज होता है, जो केओस कॉज होता है इन द पार्लियामेंट्स वेल, उसके ऊपर चेक रखने के लिए भी जो आपका पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शन इंडेक्स है बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। साथ ही में ये कहते हैं कि आप एक कोड ऑफ कंडक्ट, जो आपकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, जो कि अभी भी गवर्नड है विद कन्वेंशंस एंड वेरी वेरी ब्रॉड नॉर्म्स, उसकी जगह एक प्रॉपर कोडिफाई कर दीजिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को, विच ऑल्सो इंक्लूड्स अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, रिसर्च कैपेबिलिटी है एंड एक्सपर्टीज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, उसको बढ़ाने के लिए आप अच्छा रिसर्च स्टाफ जो है उसको हायर कर सकते हैं। सेक्रेटेरिएट में उनकी प्रेजेंस जो है उसको भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही में रिजर्व करना डेज फॉर ऑपोजिशन टू सेट एजेंडाज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ताकि जो इश्यूज हैं, जो ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं विच कैन इम्पैक्ट द गवर्नमेंट, उनके ऊपर जो है गवर्नमेंट जरूर डिस्कशन करे। देन वेरी इंपॉर्टेंटली चक्षु रॉय जो है हाईलाइट करते हैं द नीड टू हैव अ गुड कमिटी बेस्ड सिस्टम फॉर बोथ प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टिंग एज वेल एज पोस्ट लेजिस्लेटिव रिव्यू इन कमिटीज द्वारा, ताकि चेक रखी जा सके और एक ओवरसाइट का काम जो है पार्लियामेंट अच्छे से निभा सके। ठीक है, इन द एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली बोथ Ziblatt and Levinsky have highlighted that the decline of institutions invariably leads to the decline of democracy itself. Therefore, there is an urgent need to implement such structural changes and institutional reforms within the parliament, not just come up with a new building, but in fact ensure certain structural value-based and institutional changes so that Indian parliament जिस काम के लिए बनाई गई थी उसकी मैजेस्टी जो है ये इंटैक्ट रहे। राइट, ऑन दिस नोट हमारे 3 क्वेश्चंस जो हैं हो जाते हैं। इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया हमारी वेबसाइट पे भी जो है आप जाके ये आंसर्स लिख सकते हैं। एक पीयर रिव्यू उनका हो सकता है, यू कैन लुक एट द मॉडल आंसर्स एज वेल एज रिव्यू सेल्फ इवैल्यूएट योर आंसर्स एज वेल। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है जो कि 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल के लिए 2023 के कोर्सेज भी अवेलेबल है स्टार्टिंग एट ₹11,999। राइट, आप जो है इनके बारे में और जान सकते हैं बाय कॉलिंग ऑन 1800-893-043 or dropping us a mail at sleepy.classes@gmail.com. Right, this was all for now. Hope you were able to understand the important questions within this lecture and see you tomorrow.